दोस्तों नमस्कार, कौसामी टीचर्स अकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की ये क्लास हिंदी ग्रामर की है, जिसमें 30 प्रश्न रहेंगे। क्योंकि दोस्तों यूपी टेट एग्ज़ाम में हिंदी में से 30 प्रश्न पूछे जाते हैं, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो दोस्तों आइए आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज ये पहला प्रैक्टिस सेट है। इसके बाद रोज़ाना आपको एक प्रैक्टिस सेट मिलेगा, जो 30 क्वेश्चन का रहेगा। तो आज का पहला क्वेश्चन बोला गया है, इसमें कहा गया है रामायण में कौन सा प्रयुक्त प्रत्यय है, यानी रामायण में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त है आपको बताना है। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन में यण प्रत्यय, सेकंड ऑप्शन में यण, थर्ड ऑप्शन में आयन, फोर्थ ऑप्शन में आयन। तो इसमें एक में हलंत लगा हुआ है, एक में हलंत नहीं लगा हुआ है। तो रामायण में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त है? तो रामायण में जो है आयन प्रत्यय प्रयुक्त है, तो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो पहला का ऑप्शन हमारा सी राइट हो जाएगा। उसके बाद दूसरा वो क्वेश्चन बोला गया है, संप्रदान कारक में प्रयोग किया जाता है, यानी संप्रदान कारक में क्या प्रयोग किया जाता है? के हित, के वास्ते, के निमित्त या फिर उपरोक्त सभी। तो संप्रदान कारक में के हित भी प्रयोग किया जा सकता है, के वास्ते भी प्रयोग किया जाता है, या और के निमित्त भी प्रयोग किया जाता है। तो संप्रदान कारक में उपरोक्त सभी शब्द प्रयोग किए जा सकते हैं। तो दूसरे का हमारा डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन बोला गया है, पपीता और पाव रोटी शब्द हैं। पपीता और पाव रोटी किस भाषा के शब्द हैं? ए पुर्तगाली, बी फारसी, सी तुर्की, डी चीनी। पपीता और पाव रोटी शब्द जो है पुर्तगाली भाषा के शब्द हैं। तो तीसरे का हमारा पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद चौथा क्वेश्चन बोला गया है, जी हाँ, हाँ, जी हाँ, अच्छा इत्यादि कैसा विस्मयादि बोधक अव्यय है? यानी हाँ, जी हाँ, अच्छा इत्यादि कैसा विस्मयादि बोधक चिन्ह है या अव्यय है? तो फर्स्ट में दिया है हर्षबोधक, सेकंड में स्वीकारात्मक बोधक या स्वीकार बोधक, सी में दिया है संबोधन बोधक, डी में दिया है शोक बोधक। तो इसमें देखिए दोस्तों, हाँ, जी हाँ, अच्छा इत्यादि कैसा विस्मयादि बोधक अव्यय है? तो ये स्वीकारात्मक बोधक विस्मयादि बोधक अव्यय है। कैसे? क्योंकि ये एक्सेप्ट कर रहा है, इसको स्वीकारात्मक बोधक बोलते हैं। तो ये जी हाँ, अच्छा, ये स्वीकारात्मक बोधक विस्मयादि बोधक अव्यय हो जाएगा। इसमें हर्ष में खुश होता है, अगर खुशी मालूम होगा तो ये हर्ष वाला आ जाएगा। उसके बाद इसमें अगर शोक दुख प्रकट होगा तो ये शोक बोधक आ जाएगा। अगर कोई किसी भी चीज़ का संबोधन कर रहा है तो इसका आ जाएगा। लेकिन इसमें हाँ, जी हाँ, अच्छा, ये क्या करे? स्वीकार कर रहा है, तो ये स्वीकारात्मक बोधक अव्यय हो जाएगा। तो फोर्थ का बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। उसके बाद 5 क्वेश्चन बोल रहा है, उससे लिखा नहीं जाता वाक्य में कौन सा वाच्य है? इसमें कौन सा वाच्य है आपको छांट के बताना है। तो ए कर्तवाच्य, बी कर्मवाच्य, सी भाववाच्य, डी अन्य। यानी उससे लिखा नहीं जाता वाक्य में कौन सा वाच्य हो जाएगा? तो उससे लिखा नहीं जाता में भाववाच्य होता है। तो 5 का हमारा सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद 6 क्वेश्चन, मैं अपनी पुस्तक पढ़ूंगा वाक्य में भविष्य काल है। मैं अपनी पुस्तक पढ़ूंगा वाक्य में कौन सा भविष्य काल है? संभाव्य भविष्य है, या फिर सामान्य भविष्य है, या फिर हेतु मद भविष्य है, या इनमें से कोई नहीं है? मैं अपनी पुस्तक पढ़ूंगा, ये कौन सा हो जाएगा? ये सीधे सीधे सिंपल सामान्य भविष्य काल में बालक बोल रहा है। तो 6 का हमारा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद 7वां क्वेश्चन, इनमें से कौन सा पर्यायवाची जोड़ा गलत है? यानी इनमें से कौन सा जो पर्यायवाची जोड़ा है वो गलत है, आपको बताना है। तो आम जो है, आम को रसाल बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, आप पता कर बताइए। सर्प ब्याल, रक्त लोहित, मुर्गा कारक। तो इसमें से जो है आम को रसाल भी बोलते हैं, सर्प को ब्याल भी बोला जाता है, रक्त को लोहित भी बोला जाता है। लेकिन कौन सा जोड़ा गलत है? तो ये मुर्गा को काक नहीं बोला जाता है। तो डी ऑप्शन 7वें का हमारा डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों 8वां 9वां 10वां क्वेश्चन, ये पैसेज का है, पैसेज अलग से करवा दिया जाएगा, तो हम यहाँ पे पैसेज स्किप कर रहे हैं। अब यहाँ से 11वां क्वेश्चन बोल रहा है, शिक्षक श्यामपट्ट पर क्या खींचकर पाठ को रोचक बनाता है? यानी कोई भी टीचर है या आप लोग हैं, श्यामपट्ट में क्या खींचकर पाठ को रोचक बना सकते हैं? चित्र खींचकर रोचक बना सकते हैं, या फिर रेखा चित्र, या फिर मानचित्र, या फिर उपरोक्त सभी। तो शिक्षक जो है उपरोक्त सभी चीज़ें करके या सभी चीज़ें खींच करके श्यामपट्ट पे क्लास को रोचक बना सकते हैं। तो 11वें का डी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। 12वां क्वेश्चन, सतत और व्यापक मूल्यांकन के लिए किन बिंदुओं का होना आवश्यक नहीं है? ध्यान देना दोस्तों, सतत और व्यापक मूल्यांकन के लिए किन बिंदुओं का होना आवश्यक नहीं है? तो निरंतरता का होना आवश्यक नहीं है, या फिर सही तकनीक का उपयोग होना आवश्यक नहीं है, या फिर इन दोनों उपयुक्त दोनों का आवश्यक नहीं है, या फिर वाद विवाद।
तो सतत और व्यापक मूल्यांकन के लिए क्या होना आवश्यक नहीं, तो सतत और व्यापक मूल्यांकन के लिए वाद विवाद होना आवश्यक नहीं है। तो 12वें का हमारा फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद 13वां क्वेश्चन, गोदान उपन्यास किस रचनाकार द्वारा रचित है, यानी गोदान के रचनाकार का आपको नाम बताना है। तो गोदान के रचनाकार प्रसाद हैं या फिर निराला हैं या फिर पंत हैं या फिर प्रेमचंद्र हैं। तो गोदान के रचनाकार जो है प्रेमचंद्र जी को माना जाता है। तो गोदान के रचनाकार प्रेमचंद्र हैं, तो 13वें का हमारा डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। बाकी ये जो प्रसाद हैं, ये प्रसाद पंत जी हैं। पंत जी क्या लिखे हैं, ग्राम्य और पल्लव इनकी रचनाएं हैं। पंत की रचनाएं ग्राम्य और पल्लव है। उसके बाद निराला जी की रचनाएं जो है राम की शक्ति पूजा, ये निराला की रचनाएं हैं, राम की शक्ति पूजा। और उसके बाद प्रेमचंद्र, प्रेमचंद्र को तो आपको बता दिए हैं, प्रेमचंद्र के लेखक गोदान के लेखक प्रेमचंद्र हैं। तो 13वें का हमारा डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद 14वां क्वेश्चन, फल फूल में कौन सा समास है, फल फूल में कौन सा समास है, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास या फिर अव्ययी भाव समास या फिर द्वंद्व समास। तो दोस्तों यहाँ पे एक ट्रिक बता देते हैं, यदि कहीं अगर डैश ऐसे लगा हो किसी शब्द के बीच में, जैसे माता और पिता के बीच में लगा रहता है, भाई बहन के बीच में लगा रहता है, भाई बहन के बीच में लगा रहता है, तो ये जो योजक चिन्ह लगा होता है ना, अगर ये दिख जाए तो ये सीधे सीधे द्वंद्व समास होता है, यानी दो शब्दों को जो जोड़ता है वो द्वंद्व समास। तो यहाँ फल फूल में कौन सा समास है, तो यहाँ फल फूल में द्वंद्व समास हो जाएगा। तो 14वें का हमारा डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। कर्मधारय, अगर कर्मधारय समास में अगर कोई कलर आपको बता रहा है तो कर्मधारय हो जाता है। एक ट्रिक के हिसाब से अगर कर्मधारय अगर कोई कलरवाची हो गया, जैसे नीलांबर पीतांबर ना, तो ये कर्मधारय हो जाएगा। अव्ययी भाव समास में उपसर्ग पहले लगा होता है, तत्पुरुष समास में कारक चिन्ह का लोप होता है और द्वंद्व समास में ये योजक चिन्ह लगा होता है। तो इसी से हम पहचान लेंगे। तो इसमें बोला गया है फल फूल में कौन सा समास है, फल फूल में जो द्वंद्व समास हो जाएगा। तो 14वें का डी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। उसके बाद 15वां क्वेश्चन, प्रयाग में किस उपसर्ग का प्रयोग है, प्रा उपसर्ग का प्रयोग है या पा का प्रयोग है या फिर प्रया का प्रयोग है या फिर प्रा का प्रयोग है। तो प्रयाग में किस उपसर्ग का प्रयोग है, तो प्रयाग में प्रा उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो 15वें का ए ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। कुख्यात शब्द का विलोम होगा, कुख्यात का विलोम क्या होगा, प्रख्यात होगा या फिर विख्यात होगा या फिर सुख्यात होगा या फिर उपरोक्त सभी होगा। तो कुख्यात का जो विलोम होगा वो होगा विख्यात, विख्यात का कुख्यात, कुख्यात का विख्यात विलोम शब्द होता है। 16वें का हमारा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद 17 क्वेश्चन बोल रहा है, जिनका उच्चारण कंठ के माध्यम से होता है उसे कहते हैं, तो जिनका उच्चारण कंठ के माध्यम से होता है उन्हें कंठ वाले शब्द बोलते हैं। तो 17 का हमारा बी सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद 18 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से स्पर्श व्यंजन कौन से हैं, तो स्पर्श व्यंजन हो जाएगा पा फा बा भा मा, ये सब स्पर्शी व्यंजन जो होते हैं ये 25 होते हैं। तो इनमें से 3 को दिया गया है। तो ये स्पर्श व्यंजन क्या है, पा फा और बा है। इसके अलावा दोस्तों या रा ला और व जो होते हैं, या रा ला और व जो होते हैं अंतः अस्त होते हैं। उसके बाद सा और एक ह होता है, तो सा ह ये होते हैं ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। उसके बाद ये सीधे से सिंपल आ, बड़ा आ, ये होते हैं स्वर। तो इसमें पूछा गया है, क्या पूछा गया है, इसमें बोला गया था कि स्पर्श व्यंजन, तो स्पर्श व्यंजन हो जाएगा पा फा बा मा, ये 25 होते हैं। तो इनमें से 3 दिया गया है, तो इनको हम छांट लेंगे। तो 18वें का हमारा डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद 19वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है, उपचय अपचय, काला गोरा, क्रूर क्रूरता, बर्बर सभ्य। तो 19 का जो राइट जो इसमें राइट आंसर छाटना है, लेकिन ये गलत आपको छाटना है। तो निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है, तो कौन सा युग्म इसमें गलत हो जाएगा, तो ये क्रूर का क्रूरता नहीं होता, ये युग्म गलत है, बाकी सारे सही हैं। तो 19 का हमारा सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद 20 क्वेश्चन, 20वां बोल रहा है, इनमें से कौन सा पंचमाक्षर में नहीं, यानी 5वें अक्षर में जो नहीं आता है, लास्ट में जैसे उसको काका काका पढ़ते हैं तो लास्ट में जो 5वां अक्षर होता है उसको पंचमाक्षर बोला जाता है। तो कौन सा नहीं है, अंगा लास्ट में आता है, इया लास्ट में आता है, अड़ा लास्ट में आता है, इसमें लेकिन इसमें बोला गया कौन सा नहीं है, तो ये ब पंचमाक्षर नहीं है। तो 20 का हमारा डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके 21 क्वेश्चन, महोत्सव का संधि विच्छेद है, महोत्सव का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, महाधन उत्सव या फिर मनधन उत्सव
या फिर महधन उत्सव या फिर महतधन उत्सव। महोत्सव का संधि विच्छेद सही क्या हो जाएगा? तो महोत्सव का होता है महाधन उत्सव। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। इसको महोत्सव को जब तोड़ेंगे तो महाधन एक तरफ उत्सव हो जाएगा। तो 21 का ए ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। उसके बाद तद्भव और तत्सम का कौन सा मेल गलत है? तद्भव तत्सम का कौन सा मेल गलत है? बछड़ा, वत्स, पक्का, पक, सच, सत्य, लाज, शर्म। तो इसमें कौन सा जोड़ा गलत है? तो बछड़ा को वत्स बोला जाता है, पक्का को पक को बोलते हैं, सच का सत्य बोलते हैं, लाज का जो है लज्जा बोलते हैं। तो यही गलत है, इसमें गलत छांटना था। तो डी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, 22 का डी। उसके बाद 23 क्वेश्चन, मनु मानो मनहु जनहु जानो और ज्यों का प्रयोग किस अलंकार में होता है? यानी मनु मानो, जन जानो, मनहु जनहु, ये सब जो वर्ड आते हैं वो किस अलंकार में प्रयोग होता है? संदेह में या उल्लेख में या फिर रूपक में या फिर उत्प्रेक्षा में। तो जन जानो, मनु मानो, मनहु, ये सब किस में प्रयोग होते हैं? तो ये सब जो है उत्प्रेक्षा अलंकार में प्रयोग होते हैं। तो 23 का हमारा डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। रमेश दिल्ली जाएगा कैसा वाक्य है? सरल वाक्य, मिश्र वाक्य या फिर संयुक्त वाक्य या फिर कठिन वाक्य। रमेश दिल्ली जाएगा कैसा वाक्य है? तो रमेश दिल्ली जाएगा एक सिंपल सेंटेंस है या सरल वाक्य है। तो 24 का ए ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। 25, जहाँ किसी व्यक्ति की उपाधियों का विवरण देना हो वहाँ कौन सा विराम चिन्ह प्रयोग किया जाता है? तो जहाँ किसी भी व्यक्ति की उपाधियों का उसको उल्लेख करना हो तो कौन सा विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो वहाँ पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है या फिर अर्ध विराम का प्रयोग किया जाता है या फिर अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है या फिर त्रुटि विराम का प्रयोग किया जाता है। तो जहाँ किसी व्यक्ति की उपाधि के बारे में बताया जाता है तो वहाँ पे कौन सा प्रयोग किया जाता है? वहाँ अर्ध विराम प्रयोग किया जाता है। तो बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। अर्ध विराम ऐसे होता है और पूर्ण विराम ऐसे होता है, तो यही अर्ध विराम का प्रयोग किया जाता है। व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है? तो व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है इसको आपको बताना है। तो व्याकरण की दृष्टि से शहरी, वापस, भंडार या फिर रचयिता। तो व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द गलत है? तो ये रचयिता व्याकरण की दृष्टि से गलत है, ये ऐसे लिखा जाता है रचयिता, ये तो यही गलत है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन 26 का डी। उसके बाद झुंड में कौन सी संज्ञा है? समूहवाचक संज्ञा है या फिर द्रव्यवाचक संज्ञा है या फिर व्यक्तिवाचक संज्ञा है या फिर भाववाचक संज्ञा है? तो झुंड में कौन सी संज्ञा है? तो झुंड में जो है यानी ग्रुप के बारे में बता रहा है तो समूहवाचक संज्ञा हो जाएगी। तो 27 का हमारा ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद 28 क्वेश्चन, 28वां बोल रहा है निम्न में कौन सा युग्म गलत है? आरण्य रोदन करना यानी ऐसा कथन जिस पर कोई ध्यान न दे, खून पसीना एक करना यानी कठिन परिश्रम करना, कलम तोड़ना मारपीट करना या फिर छाती पर मूंग दलना का मतलब बहुत कष्ट देना। तो कौन सा गलत है? तो इसमें गलत जो है ये कलम तोड़ना मारपीट करना नहीं होता है, बहुत सुंदर लिखावट को कलम तोड़ना बोल सकते हैं। तो यही चीज़ गलत है। तो हमारा 28 का सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद 29 क्वेश्चन, इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? समाज, मंडल, वन या फिर सभी। तो कौन सा पुल्लिंग है? तो 29 का जो हमारा हो जाएगा डी ऑप्शन सभी। ये सभी जो है पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद 30वां क्वेश्चन, कामायनी किसकी कृति है? कामायनी किसकी रचना है या कामायनी किसकी कृति है? तो कामायनी जो है प्रसाद जी की या निराला जी की या पंत जी की या फिर महादेवी वर्मा। तो कामायनी जो है किसकी रचना है? तो कामायनी जयशंकर प्रसाद की रचना है। तो ये 30 का हमारा ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके अलावा निराला जी की रचना जो है हम अभी पीछे बताए थे, राम की शक्ति की पूजा, राम की शक्ति की पूजा, ये निराला जी की रचना है। महादेवी वर्मा की रचना जो है, महादेवी वर्मा जी की रचना रश्मि रति, रश्मि, निहार आदि इनकी रचनाएं हैं। उसके बाद पंत जी की रचना, पंत जी की रचना है ग्राम्या, ग्राम्या, ग्राम्या और पल्लव, ये पंत जी की रचनाएं हैं। दोस्तों ये 30 क्वेश्चन हिंदी के कैसे लगा आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स टू ऑल, जय हिंद।